के आने वाले इतने सारे प्रबुद्ध वास्तविक जनवादी समकालीन कवि एक साथ मौजूद हैं। आइए हम इन्हें सुनते हैं। कवि को कविताओं से ही जानिए, बहुत परिचय मैं नहीं लूँगी क्योंकि हमारे पास समय वैसे भी बहुत कम है। इस कड़ी में मैं साथी वसुंधरा को आवाज़ दे रही हूँ, वो आए और अपनी खुश प्रतिनिधि कविताओं का पाठ करें। कविता है अमरदास। तुम फूलों के शहर में मिले मुझे, तुम इतने शांत थे कि तुम्हें शांत रहकर ही सालों सुना मैंने और तुम्हारे चुने फूलों को सहेज कर रखा। तुम कहते कि बस्तर में जंगल बारिश से भर गए हैं, गई रात लाशों को उठाए जंगल रोते हैं और रुलाई तुम्हारी छाती में धस जाती है। जंगल में हर रोज गुजरती हैं रंगीन गाड़ियाँ, जो तुम्हारे दोस्त के खून से तरबतर हैं। वे पहले तुम्हारे दोस्त के दोस्त को मारेंगे, फिर तुम्हें बारूद चुनते देखकर लौट जाने के लिए कहेंगे। वे जानते हैं तुम फूलों के देश से आए हो, अपने दोस्त की मौत पर उठा लोगे बंदूक, भूल जाओगे अपनी प्रेमिका को, किसी शाम आकर तुम्हारे कान में कहेंगे तुम्हारी प्रेमिका के शहर में अमरदास रहते हैं। दूसरी कविता है हथियार। साथी तुम जब भी आते हो, लाते हो साथ में महुआ इमली और अपनी आंखों में बसा ढेर सारा बस्तर। तुम आते हो तो समूचा जंगल आता है साथ, तुम हथेलियों पर रखकर मेरी तरफ बढ़ाते हो केंदू, महुआ की महक में छिपाते हो समूचा बारूद से भरा जंगल। तुम कहते जंगल में महुआ बहुत फल रहा है, इमली तो तुम्हारे स्कूल में सरों पर टपकती है और केंदू खाकर जिंदा रह जाते हैं कई भूखे बच्चे। पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, बहुत फल रही है बारूद, बहुत बढ़ गए हथियार, तुम्हारे सरों पर तानी गई बंदूकों ने ले ली है कई जाने। और अब तो लाशों के कारोबारी हो गए हैं, जंगल खामोश होने की हद तक चुप थे, खून की आखिरी बूंद निचोड़ने तक शांत थे कि फिर मार दी गई उनकी 6 महीने की बच्ची और ऐलान किया गया कि जंगल में लौट आई है शांति, फिर लौट आई है पेड़ों में महुए की महक। अब सारे फूल शामिल हो सकते हैं अपने नन्ही और मासूम दोस्त की शहादत में। तुम लौटते हो मेरे पास, तुम्हारे हाथ में कोई फूल नहीं है कि मैं जूड़े में लगाकर इतरा सकूं सहेलियों के बीच। तुम रोते नहीं, सुबकते हो मेरे हाथों को अपनी आंखों में भरकर। आंसुओं का दरिया बन गई है तुम्हारी आंखें, खोलने की हद तक गर्म हो रहा है तुम्हारा खून। मैं तुम्हें नहीं रोकती, वापस भेजती हूँ बारूद के शहर में। जंगल से कहना तुम्हारी प्रेमिका ने निहत्था भेजा है तुम्हें, उनकी बंदूकों के मुहाने पर लिखा जो था, निहत्थे लोग हथियार बन जाते। निहत्थे लोग हथियार बन जाते हैं। धन्यवाद वसुंधरा। अब इस कड़ी में मैं आगे एक नए ढंग की, नए तेवर की कविताओं के लिए आमंत्रित कर रही हूँ साथी अजय दुर्गे को। आए और समय का ध्यान रखते हुए अपनी कविताओं का पाठ। सबसे पहले तो मैं जसवाम कोरस और अन्य सभी साथी जो यहाँ आए हुए हैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ज़्यादा परिचय न देते हुए मैं सीधे कविता पर आता हूँ। कविता का शीर्षक है सोन रूपम। और ये कविता रूपम दी से थोड़ा बहुत प्रभावित है क्योंकि इसमें भी उसी प्रकार के प्रतीक आए हैं जिसके लिए उन पर अभी पीछे कुछ दिनों में विवाद हुआ और जो नहीं होना चाहिए था। कविता ये है कि तुम्हारी गली से गुजरा मगर तुम्हारे घर की ओर नहीं देख पाया। मैं जानता था कि तुम खिड़की से ताक रहे होगे मेरी राह, मगर अफसोस मैं नहीं उठा पाया अपना चेहरा। मेरी जलमग्न आंखें ताकती रही मेरे पैर, वही पैर जिनसे कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म क्यों हुआ सोन रूपा, मैं जानता हूँ कि कल तुम्हें पीटा गया है। तुम्हारी आत्मा पर गालियों के नील हैं प्रिय। गांव के दक्षिणी छोर मेरे आंगन में भी सुनाई दे रही थी तुम्हारे चाचा की गुस्से से कांपती आवाज, साली रंडी कुतिया छिनार चमरवा से इश्क करेगी। ऐसा कहते हुए वे भूल जाते हैं कि रात को दीवार फान जिस फुलिया ताई के वहाँ वो रात बिताते हैं वे भी एक चमार ही है।
मगर तुम बहादुर हो सोन रूपा। इतनी यातना सहने के बाद आज फिर खिड़की पर आई हो, और मैं उतना ही कायर, कायर या समझदार। कायर इसलिए कि अभी भी नीची है मेरी नज़र, और समझदार इसलिए कि जो अभी उठा लूँ अपनी नज़र तो क्या खिड़की छोड़ देहरी फांद आ सकोगी मेरे साथ एक चमार के साथ। देखो सोन रूपा, मेरे पास ना तो रूप है और ना ही सोना, मेरे पास तो प्यार है और प्यार तो खुद चमार है। सच तो क्या है कि जिंदगी अलग बात है, मगर सच तो यही है कि प्यार और चमार के साथ नहीं ब्याही जाती कोई सोन रूपा। सच तो यह भी है कि मैं नज़र इसलिए भी नहीं उठाता ताकि तुम्हें फिर से यह ना सुनना पड़े, साली रंडी कुतिया छिनार चमरवा से इस करे। दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है प्रतिवाद। क्योंकि हम पर अक्सर ये जुल्म लगाए जाते हैं, अक्सर हम पे ये आरोप लगाया जाता है कि हमारी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा तीखी है और ज़रूरत से ज़्यादा तेज है। वो हमें प्रतिवाद करने के तरीके भी सिखाना चाहते हैं। कविता इस प्रकार है कि ओ मेरे दोस्त, तुम्हारी सलाह है कि मुझे कम आक्रामक होना चाहिए, सब भूल जाना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए और अतीत के चंगुल से बाहर आना चाहिए। खैर, मैं तुमसे सिर्फ यह पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे लिए कभी प्रगति प्रतिबंधित हुई है? क्या तुम्हारी नियति पैदा होने से पूर्व अनुबंधित हुई है? क्या तुम्हारे लिए कभी गढ़ी गई है सबसे गंदी गाली? क्या तुम कभी भी उतरे हो कोई गटर नाला नाली? क्या तुम्हारा स्वेद कभी मूल से नितंब तक आया है? क्या तुमसे गलती से छू जाने के बाद कोई नहाया है? क्या तुम्हारे मस्तक ने कभी दूसरे का मैला धोया है? क्या तुमने भी बेगार में भरी दोपहरी किसी का खेत बोया है? क्या तुम्हारे कभी किसी पुरखे ने पिया है मूत? क्या तुम्हारे किसी पुरखे ने चाटा है अपना ही थूक? क्या तुम्हारी जीभ पर चढ़ा है ऐसा भी कोई स्वाद? क्या तुम्हारी स्मृति में है ऐसी एक भी घृणित याद? क्या कभी जूठन से अपना पेट भरे हो? क्या मरने से पहले एक बार भी मरे हो? क्या तुम्हारी माँ बहन सार्वजनिक संपत्ति घोषित हुई हैं? क्या तुम्हारी एक भी पीढ़ी ऐसी शोषित हुई है? अब तुम कहोगे मैं फिर से आक्रामक हो रहा हूँ, तो माफ करना दोस्त, मेरा स्वर ऊंचा नहीं है, बल्कि तुम खुद एक निष्क्रिय चुप्पी के आदी हो चुके हो। तुम्हारे कान विरोध के स्वर से वंचित रह गए हैं, लेकिन अब उन्हें मजबूत करो, तैयार करो, क्योंकि तुम्हारे अनुसार शोषित आक्रामक हो चुके हैं। अभी रामायण सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही एंडोगैमी को लेकर, और उन्होंने अंतरजातीय विवाह पर जोर दिया। तो इस पर एक मैं छड़िकाओं की एक श्रृंखला है, 6 कविताएं इसमें हैं छोटी छोटी, आप समझ जाएंगे। इसका शीर्षक है जाति और प्रेम। पहली छड़िका है कि जब मैं पहली बार उससे मिलने गया तो उसने मेरे हाव भाव, बातचीत और कपड़ों को देखते हुए बस इतना कहा, कमाल, लगता ही नहीं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। दूसरी, जब उसके दोस्तों को पता चला कि हम रिश्ते में हैं तो उन्होंने शुभकामनाएं देने के बजाय दी चेतावनियां, गिनवाई मेरी छोटी से छोटी खामियां, सुझाए विकल्प, और फिर भी जब वह नहीं मानी तो दी उसे प्रायश्चित की शुभेच्छाएं। तीसरा, एक टपरी, एक सड़क, एक शहर, एक दुनिया, एक दिल, एक जान, सब कुछ एक था हमारे बीच, सिवाय एक जाति के हम अलग थे। वह बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि उसने कभी नहीं गिनवाई मेरी जाति। यहाँ तक कि जब जाति के विरोध में फूटता था मेरा गुस्सा तो कहती थी, सकारात्मक रहो अजय, सब बदल रहा है, देखो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वह बहुत अच्छी थी। 5वीं, और तो और अलगाव के वक्त मेरे चरित्र, मेरी क्षमता या मेरी विश्वसनीयता पर सवाल करने के बजाय उसने भी मेरी जाति के उस तथाकथित सामूहिक चरित्र की लाठी चलाई और मुझे मन भर दी जातिगत गाली। अंतिम,
गालियां बुरी नहीं लगती थी, उनके तो आदी हो चुके थे हम। हमें खलती थी वह दृष्टि, वह सहानुभूति जो हमें कमजोर तो नहीं मगर अनजाने ही खुद को शक्तिशाली बताती थी। हमें ऐसी दया से कोफ्त थी, हमें ऐसे प्रेम से ढला थी। अंतिम कविता है, और चूंकि स्त्रीवाद पर अभी बात हुई, काफी कुछ बोला गया, तो क्योंकि मैं बिल्कुल गांव से आता हुआ व्यक्ति हूं और मैं उनकी भी एक नुमाइंदगी करना चाहूँगा जो मेरे गांव की महिलाएं हैं, ताकि जब स्त्रीवाद पर आगे बात की जाए तो उनका भी ध्यान रखा जाए। कविता कुछ इस प्रकार है। शहर की परिधि से सुदूर बसे एक पिछड़े गांव में स्त्री सशक्तिकरण की सभा में बोलते हुए जब मुख्य वक्ता कल्पना चावला का उदाहरण देती है तो उत्साहित होने के बजाय वक्ता का मुंह ताकने लगती है पूरी सभा। अब भला जिसके लिए अंतरिक्ष का अर्थ घर की देहरी के बाहर का समूचा संसार हो, जिसकी कल्पना तक में अभी कल्पना चावला नहीं पहुंची हो, भला उन्हें एस्ट्रोनॉट जैसे शब्द से क्या प्रयोजन हो सकता है। मर्द की मार और घुड़कियों से परे जिन्हें प्रेम के नाम पर सिर्फ लेट जाने का हुक्म मिलता रहा हो, भला उन्हें ऑर्गेजम और स्त्री जैसे मुद्दों से क्या सरोकार हो सकता है। 4 बच्चों को पीछे घुमाती, 5वें को कमर में लटकाए और 6ठे को कोख में समेटे हुए उन औरतों का तुम्हारे कृत्रिम लिंग और चरम सुख जैसे विषय से क्या संबंध हो सकता है। वर्ष में बमुश्किल तमाम 2 साड़ी और 1 पेटीकोट खरीदने वाली उन औरत का तुम्हारे मेंस्ट्रुअल कप और स्ट्रिपलेस ब्रा जैसी वस्तुओं से क्या नाता हो सकता है। सच कहूं तो तुम्हारे इत्र और महंगे परफ्यूम की महक उनके पसीने की बू से मेल नहीं खाती। वे तुम्हें बेइंसाफ बुलाती हैं और तुम उन्हें मैस फलाने की औरत। संबोधन की यह असमानता तुम्हें कभी उनका अपना नहीं बनने देती। और इससे भी बड़ा सच कहूं तो तुम्हारे स्त्री सशक्तिकरण के लगभग सारे मुद्दे आयातित हैं और तुम्हारी स्त्री का चेहरा और प्रकृति हमारे गांव की स्त्री से बिल्कुल नहीं मिलता। हमारे गांव की औरत चाहती है कि जब तुम शहर से सभा करने गांव आओ तो अपने भीतर के शहर को शहर की परिधि पर छोड़ आओ। यहाँ आओ तो आओ सिर्फ एक स्त्री की तरह, और कुछ भी बोलने, बांटने और कहने से पहले उनके देह और मन के घावों का नमक चखो, नमक उड़ेलो मत। शुक्रिया। जय हिंद।